हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय एक बार फिर से आपका आपके परिवार अपने परिवार माफ कीजिएगा डीके जियोग्राफी वाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका बार बार अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक नई सीरीज होगी, जो नई क्या पुरानी थी, कई दिनों से डिलेड थी, लेकिन आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग पीछे जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी का बैच पढ़ रहे थे, जिसमें करीब 11-12 वीडियोस पढ़े हुए हैं लेक्चर में। उसमें हमने लास्ट वीडियो पढ़ाया था पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें ब्लूप्रिंट पढ़ाई थी, रूपरेखा कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है, कैसे बना है, पूरा एकदम आधार वीडियो था। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक इन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर जो होगा, बेसिकली आप देख पा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार, इस पर बेस्ड है, ठीक। फर्स्ट लेक्चर पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत का हो चुका है और सेकंड लेक्चर आज ये करीब करीब 2 महीने बाद स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, सीरीज आप वहीं से चालू करें, ठीक। प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी बाय दिग्विजय सिंह। प्रायद्वीपीय भारत के पठार यानी प्लेट्यूज ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक। हिंदी में लिखा जरूर है, मैं हर एक वर्ड की इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे भाइयों को जो इंग्लिश वाले हैं उनको कोई समस्या ना हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मार्कर ले लीजिए भाई। चलिए, तो मैं आपको इधर से दिखाता हूं, आप इधर देखिए। पहले तो आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझिए। देखिए, मैंने चुनिंदा जो पठार हैं, आपके छोटे बड़े पठार जितने भी हैं पेनिनसुलर इंडिया में, सबको एक जगह पर लिख दिया है और इन सबको मैं, हो सकता है एक वीडियो में हो पाएंगे आज, तो हो पाएंगे नहीं, अगले वीडियो में फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्या है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहां पर है आपका? ये आप देख पा रहे हो, ये अरावली पर्वत, ठीक। दूसरा आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां है? अरावली पर्वत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पड़ता है आपका मालवा का पठार। मालवा पठार के बाद आपका आता है विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत कहां है? मालवा पठार के दक्षिण में पड़ता है आपका विंध्यन पर्वत, ये आप देख पा रहे हो। विंध्यन के बाद सतपुड़ा आता है, सतपुड़ा आपका विंध्यन के दक्षिण में पड़ता है। देन छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार आपका विंध्यन और सतपुड़ा के पूर्व में पड़ता है, झारखंड और बिहार, झारखंड राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। फिर पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूरा वेस्टर्न घाट पर्वत, और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया। नीलगिरी घाट, ठीक, नॉट ऑफ नीलगिरी, ये रही आपकी नीचे, ठीक है। इसके बाद दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक्चुअली कुछ नहीं है, इसमें महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सारे पठार मिले हुए हैं, ये पूरा दक्कन प्लेटू है। आगे डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। करडामम पहाड़ी। करडामम या इलाची पहाड़ी जो है, या इलामलय पहाड़ी केरल में पाई जाती है। मैं आपको विधिवत बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। दंडकारण्य पठार के फिर करडामम के बाद दंडकारण्य पठार। सर दंडकारण्य पठार कहाँ है? दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा लगभग 75% जो पार्ट है वो आपका इसमें आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक। और इसी दंडकारण्य पठार के भीतर एक और पठार आता है जिसका नाम है बस्तर का पठार। ये सब बात आपसे कही जाएगी। तो ये बस्तर का पठार आगे दिखा है आपको, इसका साउथ वाला हिस्सा है, सदर्न पार्ट। इसके बाद शिलांग पठार, ये रहा आपका मेघालय में शिलांग पठार। शिलांग पठार आप ऊपर देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो शिलांग पठार है ये माउंट एवरेस्ट का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा किसका है? ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है और ये आज भी आगे बढ़ रहा है। पूरी विधिवत चर्चा करने जा रहे हैं। ये अभी सभी आपको नाम दिखाए थे मैंने, आप देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि फैन भी नहीं चला सकता हूँ, आवाज़ यहाँ पे इको करेगी, ऐसे भी करती है और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखें और लास्ट तक रुके रहें। चलिए, पहले इस पठार पे हम लोग चर्चा करेंगे, अरावली पर्वत। मैं जो बोलूँगा आपको पॉइंट्स लिखने हैं।
अरावली पर्वत। सबसे पहले मैं बता दूं, अरावली पर्वत आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अरावली पर्वत का विस्तार जो है ये कहां से कहां तक है? ये मुख्यतः 3 राज्यों में पड़ता है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको लिखने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली 3 जगह पड़ता है। इसका पूर्ण विस्तार 800 किलोमीटर का है, जो कि गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर के दिल्ली में मंजनू का टीला एक जगह है, वहां तक ये जाता है। इतना विस्तार है। ठीक है, अरावली पर्वत आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। जैसे कि हिमालय बना हुआ है फोल्ड माउंटेन। अब ये फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? इसके पीछे प्लेट विवर्तन की क्रिया जिम्मेदार होती है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब ये क्या है? अब ये मत अभी पूछिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। पीछे पढ़िएगा, कई वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया है, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, देखिए प्लेट टेक्टोनिक बताया है। ठीक, जो हैवी प्लेट होती है नीचे जाती है, जो लाइटर प्लेट होती है ऊपर जाती है, उससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत। तो ये वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, बात करते हैं अरावली पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसको दक्षिणी राजस्थान में, एक्चुअली दक्षिणी राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं? जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जरगा पहाड़ी में। और दक्षिणी दिल्ली में इसको किस नाम से जानते हैं? तो दिल्ली में इसको जानते हैं रिज पहाड़ी के नाम से। जरगा कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान में, मैं नाम लिख देता हूं, जरगा। और दिल्ली में क्या कहा जाता है? रिज। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट आगे बताऊं। इसी राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर। आप सभी लोग इसको जानते होंगे कि गुरु शिखर कहा जाता है। गुरु शिखर की हाइट अगर पूछी जाए, गुरु शिखर ये सबसे ऊंचा पर्वत है। गुरु शिखर की हाइट अप्रोक्सीमेटली पड़ती है 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर, किलोमीटर नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1722 मीटर है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही? आगे देखिए, इसी में आप अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यहां से कोई नदी निकलती है? जी हाँ, यहां से नदी निकलती है बनास नदी। बनास नदी निकलती है इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी मैंने बताई? बनास। आप लिखेंगे बनास। बनास नदी निकलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए। मालवा के पठार से एक नदी जाती है चंबल नदी, इसी चंबल नदी में मिल जाती है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हैं। ये सारी बातें आपको, सारे फैक्ट किसमें लिखने थे? अरावली पर्वत में। ठीक, चलिए अब अरावली पर्वत के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। अरावली पर्वत का अब काम हो गया, आगे का पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मालवा पठार। तो जिस पर जो होता जा रहा है मैं उस पर टिक लगाते जा रहा हूँ, अरावली पर्वत। अब बात करते हैं मालवा के पठार, हेडिंग डाल दीजिए। तो मालवा पठार का विस्तार कहां पर है? मैं आपको बता दूं, चूंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। और ये मालवा का पठार जो है, ये अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और विंध्यन पर्वत के उत्तर में स्थित है। बात समझ में आ रही? ये पूरी बात आप लिखेंगे। अरावली के दक्षिण पूर्व में और विंध्यन के उत्तर में स्थित है मालवा का पठार। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाले रीजन में आता है, मालवा का पठार। चूंकि मालवा का पठार जो है ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। आप समझ पा रहे हो? काली मिट्टी पाई जाती है। अब सर ये काली मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब काली मिट्टी पाने का मतलब है यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें होंगी, अर्थात बेसाल्ट रॉक से बना हुआ पठार है मालवा का पठार। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब ये काली मिट्टी के पीछे का रीजन क्या है? ये काली मिट्टी यही नहीं पाई जाती, पूरे दक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में ही है।
अब जब आपने कहा सर मालवा के पठार में काली मिट्टी बनती है तो इसके पीछे रीजन है, जो अपर क्रस्ट होती है इसकी विदरिंग हो जाती है। विदरिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षरण। क्षरण होने से मिट्टी क्या होती है, कटने छटने लगती है। कटने छटने के बाद जो नीचे आपका तत्व बनते हैं, ये कौन से बनते हैं, मैग्नीशियम और आयरन। आयरन और मैग्नीशियम जो होते हैं इनसे एक बनता है कंपोनेंट जिसको बोलते हैं टिटैक्सीफेरस ऑक्साइड। अब टिटैक्सीफेरस ऑक्साइड की वजह से इसका मिट्टी का रंग जो है ये रीजन होता है इसके पीछे काला बनने का, चूंकि आयरन बनता है तो टिटैक्सीफेरस बनेगा। अब टिटैक्सीफेरस आयरन का रंग कैसा होगा आप जान लेते हो, लाल और मैग्नीशियम मिलकर मैग्नेटाइट बनेगा। मैग्नेटाइट की वजह से इस मिट्टी का रंग ब्लैक होने वाला है। अब लावा जो लावा फैला है, लावा शांत हुआ तभी ये पठार बना। लावा भी दो प्रकार के होते हैं। लावा कैसे दो प्रकार के होते हैं, लावा दो प्रकार के होते हैं। लावा कैसे दो प्रकार के होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए लावा टू टाइप का होता है, एक होता है आपका एसिडिक और एक होता है बेसिक। जो एसिडिक लावा होता है ये सिलिका से बनता है, सिलिका, ठीक, सिलिका। तो माफ करिएगा एक मिनट, SiO2 सिलिका। जो बेसिक होता है ये किससे बनता है, आयरन प्लस मैग्नीशियम से। आयरन और मैग्नीशियम से बनता है बेसिक लावा। अब चूंकि बेसिक है, बेसिक लावा से क्या बनेगा हमारा, बेसाल्ट रॉक्स बनेगी। बेसाल्ट रॉक्स, हिंदी में कहते हैं बेसाल्ट चट्टाने। में भी आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं इसलिए अब ऊपर लिखूंगा बेसाल्ट रॉक्स। जस्ट अ मिनट, इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब ये बेसाल्ट रॉक्स जो हैं, बेसाल्ट चट्टाने हैं, इस वजह से इनकी मिट्टी की रंग कैसी होगी, ब्लैक। रीजन क्या बताया था, टिटैक्सीफेरस, टिटैक्सीफेरस ऑक्साइड। टिटैक्सीफेरस ऑक्साइड क्यों बनता है, आयरन और मैग्नीशियम की वजह से। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से, इसी वजह से मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है, बात क्लियर। इसी वजह से जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार, ये पूरा हिस्सा आपको देखोगे दक्कन का पठार, ये वाला, ये अभी मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी डायग्राम गंदा लगेगा, ये पूरा ये भी ब्लैक है, मालवा पठार भी ब्लैक है। अब इसका रंग ब्लैक होता है इसी वजह से मैं बता दूं, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी जिला है। रत्नागिरी में एक खान है, रत्नागिरी जिले में लोहे की खान है। भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान है, सबसे बड़ी लोहे की खान है, सबसे बड़ी लोहे की खान है। किसकी है, लोहे की। बात क्लियर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लोहे की सबसे बड़ी खान है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे मैं बात करूं अगर, तो कर्नाटका आपने सुना बगल में ही, यहां पर आप देखते जाइए, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं। यहां कर्नाटक में दो पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो आपका पड़ता है बाबा बूदन और एक पड़ता है कुद्रेमुख। कौन सी, कुद्रेमुख पहाड़ी, कुद्रेमुख और एंड बाबा बूदन, बाबा बूदन पहाड़ी। इन दोनों में पूरे भारत का लगभग 27% कोयला, 27% कोयला संरक्षित होता है, 27% कोयला। हालांकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहां पर होता है, तो वो उड़ीसा में होता है। बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोयले की बात, अरे देखिए मैं क्या बोल गया, कोयले की बात नहीं चल रही, लोहे की बात चल रही है। सबसे ज्यादा उत्पादन आपका यही 27% होता है कर्नाटक में, ठीक है। और यही जो लोहा है ये कहां पर जाता है, इधर आपका जानते हो कर्नाटक का हिस्सा यहाँ है, कर्नाटक से ईरान जाता है और ईरान से कच्चा तेल भारत आता है, ये व्यापार चलता है भारत का, ठीक है।
आगे जब कभी और ऐसी चीज कराएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इतनी जानकारी मैंने बहुत दी आपको इसके बारे में। ठीक, खुश है? आप समझिए मालवा का पठार और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, अब चूंकि मालवा का पठार मैंने बताया, अब मैं मालवा पठार की नदियों के बारे में आपको बताऊंगा। अब चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख भी पा रहे हो, पसीने से भीग चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप लिखिएगा। ठीक है, मालवा पठार की नदियां कई सारी हैं, लिख लीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा, टोंस, टोंस भी है यहीं की, सोन तो दूसरी हो गई, टोंस, केन, ये भी है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, काली भी नदी है, काली नदी भी निकलती है, टोंस, बाकी नदियां जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी नदियां बताएंगे यहाँ पर, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। अब जो चंबल नदी है यह मुख्य नदी है। चंबल रिवर इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ मालवा प्लेटू। ये आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी नदियां मिल जाती हैं? काली और सिंध नदियां आगे चल करके मालवा के पठार से मिल जाती हैं। और इसी में मैंने बताया जब यहाँ से निकलती है चंबल तो इधर से ये भी नदी आकर मिल जाती है बनास, और यहीं पर पार्वती नदी भी मिल जाती है। कौन सी? पार्वती भी एक सहायक नदी है, वो भी किसकी सहायक है? इसी चंबल नदी की ही सहायक है। तो ये नदियां हो गई इसकी मालवा पठार की। चंबल नदी के बारे में ही कुछ खास विशेषता है, क्योंकि चंबल और इसकी ट्रिब्यूटरीज में, एक्चुअली जो ज्योग्राफी टर्म होता है इसमें इंग्लिश में सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। समझ रहे हैं? आप जानते हैं, मुझे पता है। ठीक, तो चंबल और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों ने जो मालवा का पठार है इसको बहुत ज्यादा अपरिदित कर दिया है, एक गहरे बीहड़ खड्ड में बदल दिया है। अपरिदित कैसे कर देती हैं आप समझिए, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई नदी बहती है तो कुछ इसका यूं से बना दिया है, कुछ ऐसे ऐसे एक बीहड़ खंड में इसको बदल दिया है। आप समझ रहे हैं? बहुत गहरी गहरी नालियां बन चुकी हैं, इस तरह का क्षेत्र है। आप जैसे पिक्चरों में देखते होंगे, एक हम लोग छोटे पिक्चर देखते थे, जानी दुश्मन आती थी, ठीक है, जिसमें डाकू मंगल सिंह हुआ करते थे। तो उस तरह के जो सीन होते थे, पुरानी पिक्चरों के सीन, जो डाकू वाकू वाले सीन होते थे, और ये जो गहरी नालियों में अपर्दन हो जाता है, जो गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं। माफ कीजिए, मार्कर की इंक भी बह गई, इसको भी जो है गर्मी लग रही है, इस प्रकार की। तो ये सब गहराई से गड्ढे होते थे, और जो ये ऊपर की जगह है, तो इस ऐसे अपर्दन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के अपर्दन को अवनालिका अपर्दन, अवनालिका या खड्ड अपर्दन भी कहा जाता है। खड्ड, खड्ड मतलब बड़े बड़े गड्ढे, बीहड़ क्षेत्र का। तो ऐसे अपर्दन को हम लोग अवनालिका अपर्दन या खड्ड अपर्दन कहते हैं। तो ये आपका मालवा पठार हो गया, कंप्लीट हो गया, आप देख पा रहे हैं। और हम लोगों ने मालवा पठार भी कंप्लीट कर लिया है। अब विंध्य पर्वत से पढ़ना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मैं अगले वीडियो में ही पढ़ा सकूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, ना पंखा ना कूलर, 45 डिग्री टेम्परेचर, कैसे वीडियो बना रहा हूँ मैं जानता हूँ, आप समझ सकते हैं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप सपोर्ट करिए, चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको कुछ ज्ञान मिला है यहाँ से। धन्यवाद।